आज से 1600 वर्ष पहले बिहार के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जहां पर 90 लाख से अधिक किताबें, 2000 से ज़्यादा अध्यापक और कई देशों के लोग यहां पर पढ़ने आते थे। लेकिन आज उसी बिहार का लिटरेसी रेट सबसे लोवेस्ट है पूरे इंडिया के अंदर, जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यभट्ट, चाणक्य और सम्राट अशोक जैसे राजा हुए। आज उसी बिहार का क्राइम रेट पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अगर हम किसी भी अच्छे स्टैट की बात करते हैं, जैसे कि लिटरेसी रेट या जीडीपी पर कैपिटा, तो बिहार बोलता है। नीचे से चेक कर। और अगर हम किसी भी बुरे स्टैट की बात करते हैं, जैसे कि हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट या क्राइम रेट, तो बिहार बोलता है हम फर्स्ट। बिहार मल्टी डायमेंशनल पुअर की कैटेगरी में लाई करता है, जहां की जीडीपी कैपिटा 50,000 रुपए है। जहां पूरे भारत में गरीब लोगों की एवरेज 25% है, वहीं बिहार के अंदर ये परसेंटेज 52% हो जाती है। और हम सभी जानते हैं कि बिहार के लोग कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और सबसे ज़्यादा आईएएस भी बिहार से निकलते हैं। लेकिन इतना रिच इतिहास होने के बाद और इतने कैपेबल लोग होने के बाद भी आखिर बिहार आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, आज भी बिहार को गरीब राज्यों में क्यों काउंट किया जाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। पिछले साल जिस तरह से हादसा एक हो चुका था पहले, उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। यहाँ माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से ये पुल इसमें आपको क्या मतलब, वो क्या करता है, इस सब से कोई लेना। क्या बोले थे भाइयों बहनों, बिजली आई। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सतिया होता है उसके साथ करता है ना। बिहार के गरीब बनने की नींव रखकर गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया बंगाल रेजिडेंसी के अंदर, जिसके अंदर आज का मॉडर्न डे बिहार भी आता है। इसको जमींदारी सिस्टम भी कहा गया। इस सिस्टम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी खुद किसानों से टैक्स वसूलने की बजाय जमींदारों के साथ डील करती है और रिवेन्यू को फिक्स कर देती है। अब चाहे फसल अच्छी हो तो भी जमींदारों को उतना ही रिवेन्यू देना पड़ेगा, और अगर फसल बाढ़ या सूखे के कारण खराब भी होती है तो भी जमींदारों को फिक्स रिवेन्यू देना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जमींदार खुद गाठा खाने की बजाय किसानों को बहुत ही कम पैसे देते थे, जिससे जमींदारों को बहुत फायदा होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रेगुलर इनकम मिलती रहती थी। इस सिस्टम के कारण जो बिहार के गरीब लोग थे वो और गरीब होते गए और जो अमीर लोग थे वो और अमीर होते रहे। हालांकि 1951 में परमानेंट सेटलमेंट को हटा दिया गया था, लेकिन तब तक बिहार को इनफ डैमेज हो गया था। 2002 में अभिजीत बनर्जी और लक्ष्मी अय्यर ने एक पेपर पब्लिश किया और डिफरेंस बताया, जहां पर ये जमींदारी सिस्टम लागू था और जहां पर ये सिस्टम लागू नहीं था। और इस स्टडी में बताया गया कि जो नॉन लैंड रोड वाले एरियाज थे वहां पर 14% ज्यादा यील्ड मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों की अपनी जमीन थी और वो खुद की जमीन पर इन्वेस्ट करते थे, जिससे उन्हें ज्यादा फसल मिलती थी। लेकिन जहाँ पर जमींदारी सिस्टम लागू था वहाँ पर जमींदार किसानों को बहुत ही कम पैसा देते थे और जमीन पर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, जिसके कारण वहाँ पर एग्रीकल्चर कम होता था। सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, इस स्टडी में पाया गया कि लैंडलॉर्ड वाले एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल लो था, जैसे कि प्राइमरी स्कूल्स और हेल्थ सेंटर्स। जहाँ पर यह जमींदारी सिस्टम लागू नहीं था वहाँ पर 20 से 60% ज्यादा स्कूल थे और 18% से ज्यादा लिटरेसी रेट था और 40% से कम नवजात बच्चों की मृत्यु दर थी लैंडलॉर्ड वाले एरियाज से। और लैंडलॉर्ड वाले एरियाज में ज्यादा क्राइम रेट पाया गया है नॉन लैंडलॉर्ड वाले एरियाज से। तो ये परमानेंट सेटलमेंट भी बिहार की गरीबी का एक मेन रीजन है, जिसके कारण आज भी बिहार पिछड़ा रह गया है। तो बिहार की गरीबी का दूसरा सबसे बड़ा मेन रीजन है फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसको 1952 में लागू किया गया पूरे इंडिया में इंडस्ट्री की ग्रोथ को इक्वल करने के लिए। इसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति को इंडस्ट्री पूरे भारत में कहीं पर भी खोलनी हो, जो मिनरल की ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा उसकी सब्सिडी गवर्नमेंट उसे देगी। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो कि एक गुजरात का व्यक्ति है जिसे लिथियम आयन बैटरी की एक इंडस्ट्री खोलनी है। वो गुजरात में अपनी इंडस्ट्री का सेटअप कर लेता है और उसके बाद जब भी उसे लिथियम की जरूरत पड़ती है उसको बिहार जाना पड़ता है। वो वहां जाकर लिथियम को लोड करेगा और वापस अपनी इंडस्ट्री तक लेकर आएगा। इसके बीच में उसका बहुत खर्चा होगा। लेकिन अब कोई समझदार व्यक्ति होगा
तो वो क्या करेगा, वो गुजरात में इंडस्ट्री खोलने की बजाय बिहार में इंडस्ट्री खोलेगा, जिससे उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी के बाद उसका जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो रहा था वो सभी पैसा गवर्नमेंट उसे देगी। तो इस पॉलिसी के बाद अगर वो व्यक्ति पूरे इंडिया में अपनी इंडस्ट्री कहीं पर भी खोलना चाहे तो भी उसे बिहार से लेकर वहां तक का जो भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट उसे देगी। तो इंडिया के अंदर का तो उसका सॉर्ट आउट हो चुका था, लेकिन अब वो व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री उस जगह पर खोलेगा जहां पर पोस्ट ज्यादा हो, जिससे उसकी बाहर की कनेक्टिविटी ज्यादा हो, बाहर जो उसका है बिजनेस करने को ज्यादा मौका मिले। तो अब वो व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री उस जगह खोलेगा जहां से उसे दूसरे देशों से व्यापार करने का इजीली मौका मिले, मतलब पोर्ट्स के आसपास, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। और इसी कारण इन स्टेट्स के अंदर ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं और जितनी ज्यादा इंडस्ट्री होगी उतनी ज्यादा ग्रोथ होती है एक स्टेट की। बिहार की गरीबी का तीसरा सबसे बड़ा मेन रीजन है पॉलिटिक्स। और एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, अगर किसी भी पार्टी को सरकार में बना रहना है तो उनको पैसे की जरूरत होती है और हर स्टेट में इन पैसों की जरूरत को पूरी करती हैं इंडस्ट्रीज। लेकिन बिहार में ये इंडस्ट्रीज कभी खुली नहीं, तो कभी भी सरकार को पैसा मिला ही नहीं, जिसके कारण उनको खुद करप्शन पे उतर आना पड़ा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने 940 करोड़ रुपए का चारा घोटाला किया था। एक समय था जब बिहार के अंदर पूरे इंडिया का 40% शुगर प्रोड्यूस होता था, लेकिन आज वो घटकर पूरे 2% ही रह गया है। बिहार का एक गरीब इंसान भी बताता है कि अगर हमें एक छोटा सा भी काम करवाना पड़ता है तो हमें घूस देनी पड़ती है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को। बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो कहते हैं कि जो हमारा बिहार है वो एक लैंडलॉक्ड एरिया है, जिसके कारण यहाँ पर इंडस्ट्रीज आना ही नहीं चाहती। लेकिन पंजाब और हरियाणा भी लैंडलॉक्ड एरियाज हैं जहाँ पर बहुत इंडस्ट्रीज हैं और वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने एक सही काम किया है, एक सही इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने इंडस्ट्रीज को सब्सिडी दी है, उन्होंने इंडस्ट्रीज को वहां आने के लिए पैसे दिए हैं, वहां बसने का मौका दिया है। लेकिन जो बिहार की गवर्नमेंट है वो सब्सिडी का वादा तो करती है लेकिन कभी सब्सिडी देती नहीं है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज बिहार आना ही नहीं चाहती है। अगर सरकारी करप्शन पे उतर आई तो वहां पर कितना ज्यादा क्राइम रेट होगा, और अगर क्राइम रेट ज्यादा है तो इंडस्ट्रीज को सेफ नहीं लगता है बिहार में आने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तब तक वहां पर डेवलपमेंट नहीं होगी, और इंडस्ट्रीज तभी आएंगी जब गवर्नमेंट सही काम करेगी, गवर्नमेंट करप्शन बंद कर देगी, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे वहां आने के लिए। और अगर ऐसा होगा तभी बिहार डेवलप हो पाएगा। बिहार के लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, यहाँ से सबसे ज़्यादा IAS निकलते हैं। बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते हैं। अगर बिहार के अंदर इंडस्ट्रीज खुल जाए तो बिहार के लोग वहीं पर काम करेंगे। बिहार बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकता है अगर इंडस्ट्रीज वहाँ पर खुलती है। लेकिन बिहार की गवर्नमेंट खराब इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कास्ट बेस्ड वोटिंग होती है। जो यादव है वो यादव को वोट करता है, जो कुमार है वो कुमार को वोट करता है। कोई अपने लिए वोट नहीं करता, कोई बिहार के लिए वोट नहीं करता। जो आज की यूथ है वो समझदार है, वो इन चीज़ों को समझ पा रही हैं। उन्होंने अपने माँ बाप को समझाना है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को वोट देना है जो हमारे लिए काम करे, ना कि हमारी कास्ट के लिए काम करे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी और बिहार को एक साथ जोड़ा जाता था, लेकिन अब यूपी बिहार को बोलता है अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ऐसे योगी जी आए हैं यूपी के अंदर, ऐसे ही एक चेहरे की जरूरत है बिहार को जो अच्छा काम कर सके। बिहार की गवर्नमेंट कोई ऐसे इनिशिएटिव उठा ही नहीं रही है जिसके कारण बिहार की तरक्की हो। अगर बिहार के लोग, अगर आप सभी चाहते हो कि हमारा बिहार डेवलप हो तो आपने उनको वोट देना है जो बिहार के लिए काम करे, ना कि किसी कास्ट के लिए वोट करना। मेरा बिहार के लोगों से निवेदन रहेगा कि आप उनको वोट दें जो बिहार के लिए काम करें, ना कि कास्ट के लिए काम करें। धन्यवाद।